अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं सबीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। इंतखाबी मोड ऑन हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बाकायदा आज इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। अगले हफ्ते से उनका ये कहना है कि इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ करेंगे जलसों के थ्रू, और इसके साथ साथ उन्होंने अपना नारा भी बता दिया है, निज़ाम बदलो नारा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके साथ ये दोनों सूबों में इलेक्शन के लिए जारी है। एक बार फिर से उन्होंने ये दावत दी है कि अब भी वक्त है, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, बात करें, जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आ सके। और उन्होंने ऑप्शन दिया है कि वो बातचीत के लिए सबके साथ तैयार हैं। लेकिन क्या दूसरी तरफ भी ऐसा ही सोचा जा रहा है या नहीं? क्योंकि आज एक बैठक तो हुई है इत्तिहादी जमातों के सरबराहान की भी। क्या वो भी ये सोच रहे हैं कि 60% मुल्क में इलेक्शन की बजाय क्यों ना एक साथ जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए? या फिर वो ये सोच रहे हैं अभी तक भी कि किसी तरह ये 60% में भी इलेक्शन रोक ही दिया जाए? जरदारी साहब ने, फजल रहमान साहब ने क्या मशवरा दिया शहबाज शरीफ साहब को, ये भी आपको बताएंगे आज प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ आगे चलकर बात करेंगे कि किस तरह से जो अदालती मामलात हैं वो भी चल रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा जो पहले तंजीम साजी कर रही थी, अब वो उसको इंतखाबी मुहिम भी कह रही हैं। तो क्या वाकई कहीं ना कहीं PMLN भी तैयारी कर रही है मैदान में उतरने की? ये और सब कुछ आज के प्रोग्राम में शामिल होगा जी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बात करते हैं इमरान साहब से। इमरान साहब, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है मामला कि आखिरकार 30 अप्रैल की जो डेट है वो सामने आ चुकी है। पंजाब में, KP में भी मंडे ट्यूसडे का दिन में आ जाएगी और होपफुली शायद यही आ जाए या इसके आसपास। तो बहरहाल एक शेड्यूल की तरफ हम चल तो पड़े हैं। खुशाइंद है ये बात, इससे लग रहा है कि सिस्टम अब तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखिए, जमहूरियत में इससे खुशाइंद बात कोई नहीं होती कि वक्त पे इलेक्शन हो और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। सिर्फ इलेक्शन होना ही मेरे नज़दीक अहम नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हम ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जिसके बाद कोई भी पार्टी, कोई भी फ्रीक उस पर उंगली ना उठा सके और ये ना कह सके कि धांधली हुई है या किसी के कंधों पे बिठा के किसी को लाया गया। लेकिन दूसरी आपने जो अपने सवाल में बात की कि क्या सिस्टम जो है वो उसमें तैयार है या नहीं है, क्या होगा, तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अब भी अगर कोई भी जमात इसमें रुकावट डालने की कोशिश करेगी तो वो अपना मज़ीद नुकसान करेगी। अगर आप मुस्लिम लीग नून की या PDM की बात करें तो बज़ाहिर अब आप देखें तो ऐसे लगता है ना कि हुकूमत और PDM में शामिल जमातें ये नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। वो चाहे इसके लिए ये कहें कि जी इकट्ठे होने चाहिए, पैसे नहीं है, पैसे ज़ाया नहीं होने चाहिए, या कोई भी तावील पेश की जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान होगा। और जो जरदारी साहब ने आज क्या मशवरा दिया? क्योंकि कल से हम ये खबरें, कल हमने प्रोग्राम में भी थोड़ा डिस्कस किया था, वैसे भी हम ये खबरें सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कभी भी हम नहीं देखते कि वो मैदान खाली छोड़ने की बात करे। वो चाहते हैं कि इलेक्शन अगर हो रहा है तो फिर सब इलेक्शन लड़ें। तो क्या वो यही इसी तरफ ही जा रहे हैं कि जी अब ठीक है इलेक्शन की डेट अनाउंस हो रही है तो फिर इलेक्शन लड़ें? देखिए, पीपल्स पार्टी की जो बात है तो हमारे वाकफा ने आलिया बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस बात पे राजी है कि पंजाब में इलेक्शन करवा लें। अच्छा, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मामला चल रहे हैं और सियासी उस पर मुस्लिम लीग नून किसी हद तक इस मौके पे आ चुकी है कि इलेक्शन अगर हो तो पूरे मुल्क में हो। अच्छा, सिंध में भी हो, और वो चाहते हैं कि फिर कौमी असम्बली की और तमाम सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हों, आम इंतखाबात जो हैं वो हों। चाहे उसके लिए इमरान खान साहब से बात करके तो इसको 1-2 महीने आगे भी कर दिया जाए। और इमरान खान साहब ने भी आज अपने खिताब में एक बात की है कि वो बात करने को तैयार हैं। आज पहली दफ़ा उन्होंने ये बात कहा कि वो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अंदर कोई बात चल भी रही है, बैकडोर से कुछ ना कुछ हो भी रहा है। और उस बात को एक और हवाले से भी तकवीत मिलती है कि मुस्लिम लीग नून के जो एक रहनुमा है और साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमज़ा शहबाज, उनके हवाले से भी आज ये खबर आई है कि वो भी अगले हफ्ते शायद अमेरिका से वापस आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रही हैं कि कहीं ना कहीं तो नून लीग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन अब क्या पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत छोड़ने को भी तैयार हो जाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है PDM की जमातों के। राइट, ये तो मुतालबा बड़ा फेयर है। खान साहब भी ये बात कर रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि खर्चा भी कम होगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, एक साथ ही इंतखाब हो जाएं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इसके ऊपर कोई बैकडोर राब्ते भी हुए इस एक इशू के ऊपर, जैसे इमरान साहब कह रहे हैं? कहीं ऐसा है कि कुछ बातचीत शुरू हुई है? नहीं, बैकडोर राब्ते तो मेरे ख्याल में इसमें तो प्रेसिडेंट अलवी ही रोल अदा कर रहे थे और बीच में तो वो ब्रेक हो गया।
और अभी जो मामला चल रहे हैं, देखिए कोई भी जो सियासी जमात है इस वक्त PDM में शामिल, ख़ासकर जो नवाज लीग है या JUI पीपल्स पार्टी, बड़े स्टेक होल्डर तो यही हैं। अगर तो ये इलेक्शन में जाते हैं, अब इनके लिए बिल्कुल वो खाई और वो कुएं वाला साहब है बिल्कुल, कि आप इलेक्शन लड़ें तो इलेक्शन लड़ना इस वक्त PTI के ख़िलाफ़ बड़ा मुश्किल है। उसका ग्राउंड स्वेल बहुत है, फरवर है और अवाम में उनका एक बयानिया भी मकबूल है। लेकिन अगर ना लड़ें तो सियासत का नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी ने 85 में बॉयकॉट करके देख लिया। उन्होंने जब बॉयकॉट किया तो पीपल्स पार्टी बहुत पीछे चलेगी। इसी तरह MKM ने भी ये बॉयकॉट किया। लिहाजा अब जो सियासी जमातें हैं उनके लिए मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि बड़ा मखमसे में है कि वो इलेक्शन अगर लड़ती हैं तो भी प्रॉब्लम है, नहीं लड़ती तो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम। तो क्या PDM क्या सोच रही है? जा रहे हैं जनरल इलेक्शन? PDM में भी दो राय है, PDM में दो राय है। एक ग्रुप है शायद खान अब्बासी वगैरह का, जिसको वो कहते हैं कि आपको इलेक्शन में जाना चाहिए, और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन में चले जाएं और हो सके तो नेशनल कलेक्शन भी करा दें। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है, जो चाहता हूँ वो वही जरदारी साहब और JUI हैं। वो ये नहीं चाहते कि एक दिन भी आगे पीछे हो, और वो जो मामला चल रहा है, खाओ पियो प्रोग्राम लगा हुआ है, हुकूमत में बैठे हैं, आपको पता है मौजें भी काफ़ी होती हैं, लेकिन उसका नुकसान जितना भी हो रहा है वो हो रहा है नून लीग को, और नून लीग ऑलमोस्ट वाइप आउट होने के करीब आ गई है। ये जो पिछले पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग हुई है, क्योंकि उसका जो आप देखें ना, साथ साथ जो मईशत की भी डिसीजन मेकिंग हुई है उसने भी तो बड़ा उसकी मईशत समझना यही है ना कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं उसका जो सारा क्रिटिसिज्म है या पॉलिटिकल बर्डन वो नून पे आता है। बिल्कुल सही। उसकी बुनियादी वजह बिल्कुल है वो वज़ीर-ए-आज़म जो उनका। बिल्कुल ठीक है। मैं बताता हूँ, सिर्फ जब वज़ीर-ए-आज़म आपका हो, वज़ीर ख़जाना आपका हो, वज़ीर दाखिला आपका हो, वज़ीर इत्तलात और नशरियात आपका हो, तो फिर आप PDM की दूसरी जमातों पे जो मर्जी इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन लोग मेन तो आपको जिम्मेदार केस आपका ही होगा जी, और इसी वजह से तनकीद भी उन्हीं को सहनी पड़ रही है। खबर घुमन साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद, उनसे खबरें भी कुछ जानते हैं और उनका तज्ज़िया भी लेते हैं। घुमन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर घुमन साहब, ये अब आज बड़ी अहम बात हुई है, बैठक हुई है जनाब जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, मौलाना साहब की, तो अंदर की खबर क्या है? क्या इस नुक्ते पे गौर हो रहा है कि सारे ही मुल्क में फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए, या अभी भी इसी नुक्ते पे गौर हो रहा है कि जिन 2 सूबों में हो रहे हैं इलेक्शन उनको भी रुकवाया जाए किसी तरह? जी बिल्कुल, आपका जो आखिरी तज्जिया है ना उसके ऊपर गौर हो रहा है कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला आ गया, और पंजाब की तो डेट भी सदर पाकिस्तान ने मुतय्यन कर दी है, और KPK की डेट के हवाले से भी अगले चंद दिनों के अंदर फैसला होने वाला है। लेकिन आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज जब वज़ीर ख़जाना एक प्रेस टॉक कर रहे थे, उसमें वो कह गए कि जी वो गवर्नर जो KPK हैं वो तो कह रहे हैं कि जी वहाँ हमारे हालात ही ऐसे नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें। हमारे पास जो इतलात हैं इस्लामाबाद के अंदर, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, हर तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा, हर जो नुस्खा कीमिया जो तमाम ये 3-4 बड़ी सियासी जमातें हैं, वैसे तो 13-14 हैं, लेकिन मेन इनके जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF है, वो कोई भी ऐसा काम जो है करने के लिए तैयार हैं जिससे मुल्क के अंदर ये जो एक इंतखाबी अमल है उसको रोका जा सके, और आने वाले ये दिनों के अंदर आप देखिएगा कि वो तमाम एक्सट्रीम मेजर्स लिए जा सकेंगे। देखिए, हमने भी मुल्क की सियासी तारीख के अंदर, माजी के अंदर भी जो है मुख्तलिफ अखबार के अंदर जो है इदारों के हवाले से बयानियां जरूर बनाया जाते हैं, लेकिन ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि मुल्क के 2 सर्विंग जजेस साहिबान की तस्वीर लगा के उनका ठट्टा लगाया गया। उसमें से एक जो सर्विंग जज हैं वो जो है वो मुल्क के चीफ जस्टिस भी उन्होंने बना है, जो है जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इनके बाद जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बनेंगे वो फायज ईसा, और उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन साहब का नंबर आता है। ये एक सीनियरिटी का एक तरीकाकार है, उसके अंदर किसी कोई अपनी मर्जी मंशा शामिल नहीं है, एक मेरिट बेस्ड तरीकाकार जो था हो चुका हुआ है। लिहाजा जो हमारे पास इतलात हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल वक्त ऐसे लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और अब कोई रोक रुकावट आईनी और कानूनी तो कोई नहीं रहेगी, लेकिन हमें मत भूलना चाहिए
कि एग्जेक्टिव के तमाम तर इख्तियारात इस वक्त जो है जो पीडीएम की जमातें उनके पास मौजूद हैं, और उनके तमाम वज़रा के बयानात सुन लें, इनके जो तमाम लीडरान हैं उनके बयानात सुन लें, फिल वक्त तो उनका। तो घुमन साहब, ये भी खबरें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दिया और उन्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो भी जाए तो वो तो विन विन सिचुएशन में है। अगर पीएमएलएन यहाँ पे पिट भी जाएगी तो फिर भी उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, तो ये है खबर कि पीपल्स पार्टी इस पे कुछ डिस्टेंस पे है। ये हमारे चंद दोस्त ना ऐसे वो सादा सा तजिया कर लेते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि मौजूदा जो पीडीएम का मेला हमें जो है सजा हुआ है, जो हमें दिखने को मिल रहा है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। हम भूल जाते हैं कि कोई भी जब परेशानी पैदा हो जाती है, कोई सियासी मसला पैदा हो जाता है, तो वो फौरन से पहले जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंच जाते हैं, या शहबाज शरीफ साहब जो है जरदारी साहब के पास पहुंच जाते हैं, मौलाना साहब पहुंच जाते हैं, और इनके आपस में मुलाकात मुशावरत रहती है। अच्छा खबर साहब, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो चले होंगे, ये डिले कराना चाहते हैं, लेकिन इसका क्या तरीक़ाकार होगा? ये कोई किसी ने बताया है या सिर्फ डिले ही कराना चाहते हैं? ये फैसल चौधरी साहब, आप माशाल्लाह चूंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अजूबा था कि जब 2 असम्बलियां तहलील हो गई और उसके बाद तमाम मुल्क के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा होगी कि जनाब आला 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन ही नहीं हो सकते। हमने एक गवर्नर साहब को ये सुनते हुए सुना कि जनाब आला मैंने तोड़ी नहीं है तो मैं जो क्यों तारीख दूं। एक दूसरे गवर्नर साहब ने वो अभी तक आज की तारीख में उनका बयान ये है कि ये लेटर आ गया है, वो मेरे सेक्रेटरी के नाम आया है, वो सेक्रेटरी छुट्टी पर हैं, वो मंडे को आएंगे, वो उसको खोलेंगे, उसका तर्जुमा करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि जो है इलेक्शन के हवाले से क्या बात हो सकती है। देखें, बज़ाहिर जो मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त तक जो है पूरे खास तौर पर दोनों सूबों के अंदर जब इनकी असम्बलियां तहलील हो गई थी, एक 14 जनवरी और एक 18 जनवरी, अभी तक तो वहाँ पे जो है इंतहावी जो वहाँ पे स्केड्यूल आ चुका होना चाहिए था। वहाँ पे फुल स्केल के अंदर सारी की सारी कैंपेन हो चुकी होती मौजूदा हालात को सामने रखते हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये सारे का सारा मुद्दा ले जाया गया, और आज की तारीख में फैसल चौधरी साहब जो एक अटॉर्नी है और आज जो अटॉर्नी जनरल है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं, वो तो जनाब आला इस फैसले की तशरीह ही एक डिफरेंट अंदाज से कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बज़ाहिर आईनी कानूनी कोई रुकावट नहीं है, लेकिन हुकूमत वक्त क्या वो आर्टिकल 235 को ही ऑप्शन लेने जा रही है, मुआशी इमरजेंसी, क्या मुल्क के अंदर कोई डेट रिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर कोई जो है मुश्किल हालात को सामने रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा रख देंगे जनाब आला मुल्क के अंदर तो जो है इस वक्त हमें खाने के लिए कोई चीज ही कोई नहीं है, हम आवाम के खाने पीने का इंतजाम कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं हमें, हुकूमत अभी भी सरप्राइज मिल सकता है ना कराने के सिलसिले में भी। लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार और भी है ना, जो ताकतवर हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो सोच रहे हैं कि सारे मुल्क को एक साथ लेके जाना है इलेक्शन की तरफ, या वो सोच रहे हैं भाई खुद ही जो मर्जी करते फिरो? तो इसके बारे में क्या खबर है? सिस्टम किसको सपोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या पीडीएम को? ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर वैसे तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि नाजुक दौर से गुजरा है पाकिस्तान, लेकिन इस वक्त जो है मैं जो थोड़ा बहुत हमने तारीख पढ़ी है, पाकिस्तान की सियासी तारीख थोड़ी बहुत पढ़ी है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी यही रहा है, इसके अंदर एमफिल मैंने किया है, मुल्क के अंदर रह के मुल्क से बाहर भी पढ़ने का मौका मिला है। मुझे भी किसी मुल्क के अंदर इतने जो गंभीर मुआशी सियासी या सिक्योरिटी के हालात ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर किसी मुल्क ऐसे नजर नहीं आ रहे। मतलब हर चीज आपकी टूटी फूटी है, आपकी सोसाइटी है, आपकी स्टेट है, आपके इदारे हैं, तकसीम दर तकसीम जो है आपको, तो ये तकसीम उधर भी आपको नजर आ रही है? नहीं, लेकिन इसमें खावर साहब जो आप बात कह रहे हैं इस तरह तो फिर उन्हें ये मजीद मौका मिलेगा, वो इसी बात को बुनियाद बनाकर कि जनाब ये हालात इतने खराब हैं हर तरह से, तो फौरी तौर पे हम तो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते इलेक्शन के, तो कोई प्ली ले सकते हैं या इमरजेंसी लगा सकते हैं। देखें, वो आपको याद होगा पहले भी एक बात की गई थी कि जनाब इसकी जिम्मेदारी ले रहे तो हम इस काम करेंगे। अब तो हुकूमत देखें, इलेक्शन कमीशन अपने सर से ये जो बोझ उतार के जो जिम्मेदारी जो है वो डाल देगा एग्जीक्यूटिव के सर के ऊपर। एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी जो है 4 बड़ी जो है वजारतें इन राइटिंग ये जवाब दे चुकी हुई हैं। वजारतें आपकी दाखिला, आपकी वजारत खजाना, आपकी वजारत लॉ एंड जस्टिस और आपकी वजारत दिफा।
जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे मदद मांगी, उन्होंने कहा जी हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अब इसका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अल्फाज के अंदर कह दिया है कि जी तमाम वफाक और सूबाई जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं वो बिल्कुल मदद करें, सहूलत फराहम करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इलेक्शन करवाएं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास अपने भी इख्तियार हैं कि वो उन्होंने डायरेक्टली सिर्फ ऑर्डर करना है, उन्होंने मांगना नहीं है आर्टिकल 220 के तहत। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि इस वक्त जो है मुल्क के अंदर हुकूमत के अंदर जो सियासी जमातें बैठी हुई हैं और मुल्क का जो इस वक्त जो हाल हुआ है, तो वो मेरे ख्याल में वो एक से ज्यादा जो उनके पास वो एक्सक्यूजेस हैं वो बना के पेश कर देंगे और इलेक्शन कमीशन को इनकार कर देंगे और इलेक्शन कमीशन फिर जाके वापस सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। जनाब आला हमने तारीखें भी दे दी, हमारे पास तो जाहिर है जब तक मुझे जाने को पैसे में नहीं मिलेंगे, हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेंगी, तो मैं बहसियत चेयरमैन इलेक्शन कमीशन मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वापस जाया जाएगा जो है अदालत उस्मा के पास कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है पैसे नहीं मिल रहे तो फलाने के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अदालतों के ऊपर ऑलरेडी दबाव है और शदीद दबाव है आपके साथ, जिस तरह का बयानिया बनाया सोशल मीडिया के ऊपर, पब्लिक मीटिंग्स के अंदर के जी इस वक्त बयाना तौर पर जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, मुबैना नहीं है मेरे ख्याल में, तो आप माशाल्लाह ज्यादा मेरे से नजर रखे हुए हैं, बड़ा ऑब्वियस है जी, बिल्कुल जी। सो ये हालात व वाक़यात हैं, लेकिन आज जो खान साहब ने एक ऑफर दी है, अब इसके ऊपर क्या कोई जो है सेन माइंड जो है वो कहीं कोई सोच विचार करेंगे, क्योंकि ये जो हालात मौजूदा जारी हैं, बदकिस्मती से मेरे मुंह में हाथ, मुझे नहीं लग रहा कि ये इस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा या मुल्क आगे चलेगा। हम किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं, बंद गली में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है काविर घुमन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जनाब काविर घुमन साहब खबरें भी शेयर कर रहे हैं और अपना तज्जिया भी साथ साथ दे रहे हैं, लेकिन इमरान साहब जो बात काविर घुमन साहब कर रहे हैं उससे तो अंदाज़ा यही हो रहा है कि इसका मतलब है डेट भी अनाउंस हो जाए, शेड्यूल भी आ जाए, लेकिन इलेक्शन अभी दूरस्त। देखिए समीना, बात सीधी सी है कि अगर पीडीएम की जमातें जो हैं ये सोच के बैठी हैं और अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का इस पे बात पे समझौता नहीं होता, जो मैंने पहले आपको खबर दी है कि उनका डिस्कस हुआ ये कि फिर पूरे मुल्क में हो जाए, अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो फिर मुस्लिम लीग कहती है जी हम नहीं इलेक्शन करवाते, तो फिर उनको कोई ना कोई तावील तो पेश करेंगे। अब वो अगरचे अलग बात है कि उससे उनको कितना नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि बतौर फॉरवर्ड पॉलिटिक्स मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त आपको इमरान खान साहब जिस मकबूलियत पे हैं, एक दफ़ा आपको उन्हें दोबारा हुकूमत देना ही होगी ताकि वो खुद डिलीवर करें तो कामयाब हों, ना डिलीवर करें तो फिर नाकाम हो जाएं, लोग खुद को निकालें। आप इस तरह से उनको निकाल नहीं सकते। दूसरी बात ये कि अगर आप इलेक्शन से भागेंगे तो या तो कोई सॉलिड रीज़न हो या खुदा न खास्ता को गैर जमहूरी ऐसा कदम हो जाए कि इससे इलेक्शन पता ही ना हो कि फिर क्या होगा। एक वजीर आजम जो है ना वो तौहीन अदालत के जुर्म में घर जा चुका है, यूसुफ रजा गिलानी साहब की मिसाल है, तो ये एक एग्जाम्पल हमारे पास है। और ख़ुद फवाद चौधरी साहब को भी मैंने, चौधरी साहब उस दिन सुना है और दीगर भी मैंने कानूनदानों को, सलमान अकरम राजा को भी सुना है कि अगर ये इतनी खुलेआम उसकी खिलाफवर्जी करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो पूरी हुकूमत को ही घर भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट। देखिए समीना, मैं बस एहतराम खावर की बहुत सारी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि ये र्यूमर्स हैं और र्यूमर्स ये एक जो है हुकूमत में बैठा या किसी और जगह बैठे कुछ लोग चला रहे हैं। बात यह है कि आप देखिएगा सोमवार मंगल को इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी होती हैं। पहले जब आपको पता है यहाँ पे बैठ के हम कहते थे जी कि इलेक्शन तो डेट भी नहीं आ रही, तो ना नहीं है, ना ये होगा ना वो होगा, आ गई है। ये मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन हो और उस पर अमल ना हो, ये नहीं हो सकता। किसी को लाख बुरा लगे, उनको तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो हैं नून लीग वाले, वो क्योंकि इलेक्शन में जाए तो उनको अपनी सियासी शिकस्त नज़र आती है, तो वो घबराते हैं इस बात से, घबरा के वो ऑल फोल बातें करते हैं, जिस सबके बारे में करते हैं। इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी, हुकूमत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि, और पैसों का मसला मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होगा, सिक्योरिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है। ये बातें जो हैं एक्सक्यूज़ हैं। बस अब मुझे बताएं ना, आप सुबह जब ऑफिस आती हैं तो क्या प्रॉब्लम है आपको? आप यहाँ से घर जाती हैं, क्या प्रॉब्लम है? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, मियाँ ऑफिस जाते हैं, हम जाते हैं, आप जाते हैं, क्या इशू है इस मुल्क में? कोई इशू नहीं है। कुछ जगह हैं वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा वर्स्ट रहती है वो जो दूर-दराज ऐसी वजूहात नहीं है जिनकी बुनियाद पर इलेक्शन, कोई ऐसी कंपेलिंग रीजंस नहीं हैं
जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो। और दूसरी एक और बात है, ये जब इमरान खान साहब ने अब अगले हफ्ते से जलसे करने शुरू कर दें। वैसे खान साहब कह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो पेशियों में वो नहीं हो जा सकते, तो फिर जलसों में कैसे जाएंगे? नहीं, वो अब ये रिस्क तो उनको लेना पड़ेगा, ये रिस्क उनको बहुत बड़ा रिस्क है, और ये रिस्क लेकिन इस तरह तो तनकीद होगी ना, लोग कहेंगे जी आप उसके लिए रिस्क नहीं ले सकते पेशी पे जाने के लिए, लेकिन जलसे नहीं, पेशी पे जाने के लिए देखिए, पेशी पे जाने के लिए वो हर जगह पेशी पे गए हैं पहले भी, ये नहीं है कि वो पहले नहीं गए, वो हर अदालत में पेश हुए। ये जो अभी उनका मामला हुआ है इस्लामाबाद में, वो जो F8, आपको अंदाज़ा नहीं है ना कि वो जगह कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। वो जगह बिल्कुल इमरान साहब ऐसी है कि जहाँ से आप किसी को सिक्योरली मूव ही नहीं करा सकते। उसकी सब हमारे ऑफिस के साथ नहीं, आपके ऑफिस, हमारा ऑफिस उधर है नहीं, अब पहले हमारा ऑफिस उसके बिल्कुल साथ। आप देखिए कि उस बिल्डिंग में जहाँ पे इतनी खिड़कियाँ, इतनी बिल्डिंग, इतनी हाई राइज हैं, उस पर आप कैसे बचाएंगे? तो वो एक अलग, लेकिन सिक्योरिटी के रिस्क हैं। इमरान खान साहब का बाहर निकलना, देखिए उनकी पेशियों पे जब लोग आए हैं तो घबराहट हुई है ठीक ठाक। अब ये हाथ से सरकती हुई रेत है, ये नहीं हो सकता कि आप कॉन्स्टिट्यूशन भी रखें और उस पर अमल दरामद न करें, इलेक्शन का अनाउंस सुप्रीम कोर्ट कर दे और आप ना करें। लेकिन जो सब गैर जमहूरी अगर कोई काम हो जाता, कोई गैर जमहूरी काम नहीं होगा, बिल्कुल कोई गैर जमहूरी काम नहीं होगा, ना ही गैर जमहूरी। मैं एक जमहूरी काम कर लेती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ और उसके बाद वापस आते हैं। वापस आके जनाब बात करेंगे। चेयरमैन नैब नात हो गए हैं और बड़ी ऐसा लग रहा है उजलत में उनकी तैनाती हुई है, उसके पीछे क्या मकासद हैं उसको भी ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। और क्या ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि चेयरमैन नैब का मामला फिर से कहीं अदालत ही जा रहा है? इस पर बात करते हैं तफसील से आके एक ब्रेक के बाद। एक आम खबर आई थोड़ी देर पहले और जनाब चेयरमैन नैब नए तैनात कर दिए गए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब को नया चेयरमैन नैब तैनात कर दिया। वज़ीर आज़म ने राजा रियाज साहब जो कि फिल वक्त अपोजिशन लीडर हैं, उनसे मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ। अब इसके ऊपर PTI के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट हमने देखा है, उन्होंने रद्दमल देते हुए कहा है कि जनाब ये तो आपका एक मुतनाज़ फ़ैसला है, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है उसके बाद तो हम अपना अपोजिशन लीडर भी नामजद कर चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को, तो असल में तो मुशावरत उनके साथ होनी थी, तो ये मुशावरती अमल तो हुआ ही नहीं। तो ये सारा जो मामला ही मुतनाज़ है। क्या वाकई आइन और कानून के मुताबिक ऐसा ही होगा या अब इसके ऊपर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है? चौधरी साहब, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है? ये तो अभी उन्होंने आके सीट संभाली तो नहीं है अपोजिशन लीडर की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, तो फिर वो कैसे मुशावरत हो सकती थी उनके साथ? क्या आप राजा रियाज को किसी भी तौर पे, इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे जोड़े कि वो अपोजिशन लीडर है? हमारा इस बात पे हमारा एग्रीमेंट है कि वो एक होक्स या फेक किस्म के, डमी किस्म के अपोजिशन लीडर है। वो अपोजिशन लीडर है जिसने कहा कि मैंने शहबाज नहीं, कागज़ की बात नहीं है, ये सियासत है, ये असूल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। कागज़ पे तो बहुत बातें लिखी होती हैं। क्या उसका ये मतलब है कि उसकी हर बात जो है वो मनोवन तस्लीम की जाए? राजा रियाज जैसे आदमी को, जिसने अपनी पार्टी से गद्दारी की, जिसने लोटा बन के जो है वो अपनी ये कमाई की, उसके साथ आप बैठ के आप ये कहें कि हमने मुशावरत की है, मेरे ख्याल में कि वो मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं जानता, लेकिन अच्छी शोहरत के जनरल हैं भट्ट साहब, तो उनको मुतनाज़ा बना दिया ये। और ये बात जो है, लेकिन अगर बंदा अच्छा है तो PTI से एक्सेप्ट कर ले, किसी की भी मुशावरत से हुआ? नहीं, क्या किसी की मुशावरत से नहीं होता, एक असूल होता है। असूल ये है कि अपोजिशन लीडर अक्सरीती जमात का होगा, जो अक्सरीती जमात जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर अपोजिशन में होंगे, उनका बंदा जो है वो अपोजिशन लीडर होगा। इस वक्त PTI के जो है वो सारे जो नोटिफिकेशन हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की जो उन्होंने करवाए थे वो सस्पेंड हो गए हैं, लिहाजा PTI के मेंबरान इस वक्त नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं। अब ये राजा परवेज अशरफ साहब तो राजा परवेज अशरफ साहब तो वो कह रहे मैंने इस्तीफे कबूल कर राजा परवेज अशरफ साहब ने तो स्पीकर की, खैर इस हुकूमत PDM की ने तो किसी ओहदे की कोई वकार इज्जत बाकी रहने नहीं दिया। मतलब ये कोई बात है? तो ये मामला इलेक्शन में अब वो अदालत में जाएगा, फिर वो अपना मुतनाज़े होंगे।
देखे ना, ये फिर अदालत पीटीआई के हक में फैसला कर देगी तो फिर अदालत मुतनाज़ करेंगे ये लोग, फिर ये अदालत में यही चक्कर चलता रहेगा, फिर ऑडियो लीक्स निकलेंगे। ठीक है, अच्छा उसमें आपकी भी निकल आएगी कोई। हाँ वही ना, अब तुसी ध्यान नाल गल करिया करो इमरान साहब, मैं समीना से टिप्स ले लूंगा ध्यान नाल। समीना, बात ये है कि बसद एहतराम मैं चोई साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ चोई साहब, गुजारिश ये चौधरी साहब तो बड़े नरम मिजाज से हैं, जान की अमान ही है। पीटीआई के आज तक कौन सी ऐसी बात है जिस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ना किया हो? पीटीआई ने हमेशा वतीरा ही बनाया, कुछ हो जाए ना, अच्छा बुरा कुछ मैं ना मानूं, इन्होंने कहना मैं ना मानूं, साडा कहाँ चिट्टा ही है। देखिए आज ये जो लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद साहब को बनाया गया है, ये इंतहाई अपराइट और प्रोफेशनल इनका जो है फौज के लोगों में शुमार होता है। कोर कमांडर पेशावर रहे हैं, कमांडेंट मिलिट्री एकेडमी का कूल रहे हैं, उससे पहले ये शौकत तरीन साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं। फिर जब अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई शौकत अजीज़ साहब सॉरी इंतहाई ख़राब थे, उस वक्त ये पाकिस्तान के मिलिट्री अताशी रहे हैं अमेरिका में, और इन्होंने वहाँ पे इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर करने में अपना किरदार अदा किया। फिर यही नहीं, फाटा डिवीजन के कमांडर रहे हैं, और साउथ वजीरिस्तान वाला जो ऑपरेशन था उसमें खुद अगले मोर्चों पे जाके इन्होंने पूरा दहशतगर्दी पे तो शायद किसी को इतराज़ नहीं है। तकरीर का जो तरीक़ाकार है वो मुतनाज़ है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए बात ये जो सब आपको पसंद आए या ना आए, राजा रियाज में 1001 खराबियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये इमरान खान सब जिम्मेदार हैं इस बात के कि अगर आज राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, ना वो असम्बलियों से जाते, ना वो काम करते, तो ना आज राजा रियाज साहब इस मनसब पे बैठे होते। आपने खुद उनको मौका दिया, जब वो मौका दे दिया तो वो स्याह करें सफेद करें, हम उस पर किससे सर ये नहीं है ना, ये मौके की बात नहीं है, डील की बात है, ये डील ही है, लोटे बनो अपोजिशन लीडर बन जाओ। ये लोटा बनने के बाद ऐसी बात तो देखिए आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? राजा रियाज का लोटा बनना, राजा रियाज के अपने पार्टी से धोखा देना, राजा रियाज समेत जो बाकी हैं उनको अपनी पार्टी से जिनसे इलेक्टेड हैं उनके बाद आके उन्हीं के पेट पे चाकू जो घोंपे और बाद में आप कहें जी कि नहीं उसका नहीं सर नहीं। राजा रियाज साहब जो हैं और उनके हवारी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में वो बदनुमा दाग हैं। उन्होंने इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे जनाजा निकाला है, और जो रही सही हमारी सियासतदानों की वैसे ही इज्जत कोई नहीं करता। इन्होंने माशाल्लाह उसमें आके भरपूर गंद डालने में किरदार अदा किया। लेकिन इमरान साहब अगर इस बात को हम मान लें फिर तो हम कहेंगे कि ये नौबत ही ना आती असम्बलियों से रिजाइन करने की अगर राजा रियाज साहब उधर जाके अपना शो ना करते, फिर इस तरह तो पीछे हम चलते जाएंगे। समीना देखें बात ये राजा रियाज, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, मैं राजा रियाज की बात ही नहीं, वो अपोजिशन लीडर जब बने इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें राजा रियाज साहब ये माने या ना माने, हमें वो अच्छे लगे या बुरे लगे, अपोजिशन लीडर का मनसब उनके पास है। उनमें अच्छा लगने वाली कोई चीज है ही नहीं क्यों चंगा लगना? मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ जी वो इंतहाई बुरे होंगे लेकिन अपोजिशन लीडर तो हैं। हाँ जी, तो वो अपोजिशन लीडर हैं, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ मैं कह रही हूँ मुझे वो बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पीटीआई तो ये कह रही है कि हम नामजद कर चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को, तो राजा परवेज अशरफ साहब तो एक बकायदा खास टैक्टिक से उसको डिले करके उनको नहीं नामजद करें, नोटिफिकेशन बात ये कि वो उन्होंने अभी नामजद कर चुके हैं ना। मैं नामजद कर दूं आपको कि हमारी प्राइम मिनिस्टर अगली आप है तो आप प्राइम मिनिस्टर बन तो नहीं जाएंगी, नामजदगी और चीज होती है। असेंबली में जाएंगे बुनियादों पे इतना अहम ओहदा मुतनाज़ा करना ही करना। नहीं सर नहीं, बात ये वो असेंबली में जब चले जाएंगे बैठ जाएंगे वहाँ अपोजिशन लीडर का मनसब उन्हें मिल जाएगा, फिर हम शाह महमूद कुरैशी। अच्छा लेकिन मुझे इससे थोड़ी सी बहस को आगे लेके चलते हैं, छोड़े राजा रियाज साहब को, ये मुझे बताएं, अभी हमने जनरल साहब को आपने बताया उनके जबरदस्त उनका करियर है सब कुछ है, लेकिन हम हमेशा यहाँ पे सिविलियन बालादस्ती की बात भी करते हैं, इस बात पे तनकीद भी होती है कि बहुत सारे अहम ओहदे जो हैं रिटायर्ड जर्नलों को ही क्यों मिल जाते हैं, या फिर ये चेयरमैन के ओहदे पे यहाँ हम देखते हैं तो कोई खास जज साहब होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या इस तरह से, तो ये हम इस ट्रेंड से निकल क्यों नहीं पाते? इसी चीज पे हम तनकीद कर रहे होते हैं कि रिटायर्ड जर्नलों को ओहदे मिलते हैं और फिर हम वही काम कर रहे होते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, ये वाकई अच्छा सवाल है, इस पे लेकिन हमें इसका जवाब जानने के लिए ना
मियां शहबाज शरीफ का इंटरव्यू करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ उन्होंने थोड़ी, ये तो हम एक तसलसल से देख रहे हैं। नहीं तो और किसने किया? नहीं, मैं कह रही हूँ मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म ही मुख्तलिफ ओहदों पे ऐसे ही तैनातियां कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि आइन और कानून में ये कोई पाबंदी तो नहीं है कि आप किसी रिटायर्ड जर्नैल को सिर्फ इसलिए कहीं तैनात नहीं कर सकते कि वो रिटायर्ड जर्नैल है। आप और हम तो खाम खाएं इधर में जिसको उठा के सबको लगा दें वहाँ पे। कौन सा होता है जो इन दोनों से बचा हुआ है? किसी और बंदे में लगा नहीं। मतलब दूसरी बात ये है कि नैब के चेयरमैन का होता इमरान साहब, बसद एहतराम, नैब के चेयरमैन का होता इंतहाई ये जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी अच्छा काम कर लिए मुतनाज़ रहेगा, और जब वहाँ पे किसी इदारे से बंदा लगता है तो फिर उस पर भी उंगलियाँ उठती हैं। अच्छा, ये फैक्ट है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि जो ओहदा है ना इमरान साहब, उसमें अगर कोई आप उस लिहाज से देखें ना जिसका करियर कोई चले, जज का फिर भी एक करियर है कि वो एक लॉ के उनका बैकग्राउंड है, और इसी तरह से अगर कोई पुलिस का साबिक बंदा हो, कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा हो जो एक लॉ का भी बैकग्राउंड रखता है चीजों को भी, तो वो एक अलग चीज है। अब जर्नैल आपने बताया उनके ऑपरेशंस के तजर्बे हैं, ये बड़ी अजीब सी मंतक है। ये पुलिस वाले रिटायर्ड हो ठीक है, जज रिटायर्ड हो ठीक है, क्यों वो जवान आदमी को काबल रह नहीं? मैं इस बात पे नहीं कर रही कि वो, मैं एक बात कर रही हूं कि कम से कम बैकग्राउंड वो बात कर रहे हैं कि इस ओहदे की जो जॉब है, जो नेचर ऑफ कम से कम उससे रेलेवेंट बंदा हो ना, रिटायर्ड है या सर्विंग हो, जो भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने डिफेंस के हिसाब से कोई लगाना, मतलब आप अगर वकीलों को कहें कि डिफेंस फॉर्मेशन लगाएं तो वो बिल्कुल नहीं पता होगा कि कैसे लगती है, क्या होता है। हम तो पीसीबी का चेयरमैन भी रिटायर्ड जनरल लगा देते हैं। नहीं, वो तो मैंने अर्ज किया ना कि लेकिन जो साहब असल बात ये है, हम सारे काम खाई हैं इसमें। असल बात ये है कि हमारे यहाँ हम जिसको भी लगाएंगे ना, ये जो साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये ओहदा ही मुतनाज़ा है, ये ओहदा ही एक है। आफ्ताब सुल्तान साहब के ऊपर इस तरह की हमने कोई कम ही क्वेश्चन देखा था कि पीटीआई ने उन पे कब तनकीद की है? वो खुदा का खौफ करे, सुमीना खुदा का खौफ हुई थी उस वक्त, तो जाहिर है वो कर रहे थे कि खुदा का खौफ करे, लेकिन उसके बाद तो बल्कि उन्होंने तो तारीफ भी की है। वो जिस वक्त उन्होंने नून लीग ने कम तनकीद की है, सब करते, यही तो मैं कह रहा हूँ सर, मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये ओहदा ही एक ऐसा है जिस पे आप ये जिम्मेदार सियासतदान क्यों बनते हैं? इसीलिए ना कि जब उनकी मर्जी का कोई फैसला हो जाए तो बंदा वाह 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 वाह, जब उनकी मर्जी के फैसलों की बात हो रही है तो एक आजकल इंसाफ का बड़ा चर्चा हो रहा है, कह रहे हैं कि जी पहले इंसाफ हो फिर इलेक्शन हो, और एहसन इकबाल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले पर फुल कोर्ट बननी चाहिए और फिर वो नजरसानी करे। क्योंकि चौधरी साहब हमारे साथ कानूनी राय पे पहले ले लूँ, मैं सुनवा देती हूँ आपको एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा। छोटा जी सुन ले, सुनते लो, थोड़ा सांस भी हमें मिल जाए। जी सर सुनाए जी, फुल कोर्ट कह रहे हैं बनाए इसके ऊपर। देखिए, पहली तो बात ये है कतई सियासी मुतालबा है, कानूनी तौर पर तो इसकी गुंजाइश नहीं है। साकिब निसार इनको बहुत बुरा लगता है। साकिब निसार साहब को लाने वाले कौन थे? साकिब निसार खालिद अनवर के जूनियर थे, इनके लॉ सेक्रेटरी थे, वहाँ से इनको जज को किसने भर्ती कराया? उसके बाद साकिब निसार साहब को ये ओन करते रहे। साकिब निसार साहब भी लाहौर से हैं, मेरे साकिब निसार बहुत अच्छे जज थे, वो अपने काम के बहुत मास्टर थे। बात यह है कि ये तो नहीं बताते कि जो पैसे कमाए हैं एवन फील्ड के, वो मेफर्स के, वो कहाँ से आए, उस पर तो उन्होंने जवाब नहीं देना। वहाँ पर रहते हुए कहते हैं नहीं हमारा नहीं है ये, हम तो रहते भी उधर हैं, मियाँ साहब भी वहाँ पे रह रहे हैं। इस पे तो नहीं हुई ना ये तो बात नाअहली की हो रही है। नहीं, नाअहली आपको किसने कहा है? आप ये इंतहाई इतना फजूल प्रोपेगेंडा है कि भाई ना इसका मुंह ना सिर, ये चार बंदे आ गए कामे पे। भाई नौकरी आप कर रहे हैं और छुपा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का, और दुबई में खाकरोब की नौकरी कर रहा हो या चौकीदार की नौकरी कर रहा हो और वो आपने शो नहीं की हो, आप और जो कोई और बंदा करे, हाँ वो FBI वाले शाम को घर नहीं आ जाते। मेरा मतलब है आप किस बात करें? पहले दो जजेस ने कहा झूठ बोला है, पार्लियामेंट में क्या कहा, ये हैं मेरे असासे। एक अपना बीबी कह के आके कहती थी मेरे पाकिस्तान में तो भी असासे नहीं है, बाहर की तो बात ही आप छोड़े। फिर उसके बाद छोटे में अपना साहबजादे आए, उन्होंने कहा जी मेरी अपना आपा जी के नाम पे है। बड़े साहबजादे ने कहा जी हाँ जी वो भी आपा के नाम पे है। मतलब मैं ढकोसला बनाया, बिल्कुल ही फ्रॉड एक बात करते हैं। सब पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो है उनमें से 70% से ज्यादा ऐसे हैं जिनके पास UAE के, सऊदीया के अकामे मौजूद हैं। मकसद उनका ये सर वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो नहीं है ना, गुजारिश तो वो पाकिस्तान के वज़ीर दफा तो नहीं है ना, पाकिस्तान के किसी पब्लिक ओहदे पे इस तरह तो नहीं शामिल 70 हो या 7000 हो। बात यह है सर इमरान साहब, जब आपने एक वज़ीर-ए-आज़म बनना है, आप जो आइन की आप रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के, आप ये कैसे जस्टिफाई करते हैं सारी बातें
ये जस्टिफाई नहीं की जा सकती। इसको जस्टिफाई, ये जो आप ये कह रहे हैं फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं हो सकता। इस कोर्ट, आपको पता है भुट्टो साहब का एक रेफरेंस उन्होंने फाइल कर दिया था जब जरदारी साहब नए नए आए थे, तो मतलब बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह जनसीब करे उनके शहीद के कत्ल केस में आज तक पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नहीं मैंने देखा वहाँ पे, कभी किसी पेशी पे नहीं आए। और भुट्टो साहब का रेफरेंस करके अब ये उसको अदलिया के लिए करते हैं, अदलिया को चाहिए कि उसको लीगली इखलाकी तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको ये कह के सेटिसाइड करें कि कानूनी तौर पर इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्योंकि वो फैसला लेकिन ये तो सारी लेकिन ये बात अब अब ये कहें नजरसानी इनकी खारिज हो चुकी है। मेरी और आपकी, हम नजरसानी की बात करें ना सर, तो आपकी एंटर होने से रोस्टम पे जाने से पहले आपकी रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाती है 99.9%। यही वो अदालत है सुप्रीम कोर्ट जिसने सजा के बाद 7 साल बाद इनका जो है वो गलानी साहब जो मुल्तान वाले जज थे उन्होंने इनकी वो नाइली ख़त्म की, जिसके ऊपर जस्टिस बिलाल के साथ इन्होंने जो किया। इनकी इतनी भयानक तारीख है जजेस और अदालतों पे हमले की। थोड़ा सा पॉलिटिकल भी इसको देखने देना, ये तो कानूनी, मुझे ब्रेक की तरफ भी जा रहा है इमरान साहब। सियासी तौर पर आपको ये होता नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की नाअहली, अगर कोई उसमें रुकावट है कि कोई उस तरह का सीरियस चार्ज नहीं मिल रहा, तो फिर नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करके लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया जाए। देखिए पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब खुद भी बारहा इसका इजहार कर चुके हैं। मुझे लगता है कि उनको भी नाअहल इमरान खान भी नाअहल हो जाएंगे। अब ये अलग बात है कि चोई सब कहेंगे धक्केनाली कर देता है, मेरिट नहीं बनता, लेकिन इमरान जब अदालतें फैसला करोगे सर, मैंने तो नहीं करना चोई साहब, अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत करेगी, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी कोई जस्टिफिकेशन देनी है, और बल्कि मुअज़्ज़ज़ नहीं कहना, हाँ जी वो फैसला आ गया। अच्छा जी, उन्होंने कहा अदालत मुअज़्ज़ज़ नहीं होती। अच्छा, ये भी आ गया। चले मुअज़्ज़ज़ जज साहबान अगर करेंगे फैसला तो किसी ठोस सबूत पे ही करेंगे ना, मेरे ताड़े कहने का मर्जी नाल तो नहीं करना। अगर अदालत कर देती है तो फिर देखेंगे। अब ये काम बाकी रह गई नवाज शरीफ साहब की बात। अगर अदालत उनकी नाअहली खत्म करती है तो अदालत जाने और वो जाने, हमें क्या इसमें। लेकिन मेरा सवाल तो ये था बुनियादी बात सुने, आपका बुनियादी सवाल ठीक है, लेकिन हमें ट्रेंड इसको कम भी करना चाहिए कि हम बेजा भी अदालतों के काम में ना यहाँ टीवी पे बैठ के बेजा अपनी तकरीरें झाड़ना शुरू कर देते हैं। टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब ज़्यादा समझते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता, और अदालतों में वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें कोई लगता है कि आपको नजरसानी पे जाएगी पीएमएल? ये अगर जाएगी तो अदालत मेरिट पे फैसला करेगी। कभी भी नहीं जाएंगे, ये सिर्फ टीवी पे बैठ के बयानबाजी करेंगे। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फर्दर को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहेगा। सियासी मामलात, बहरान, ये सब तो चलता ही रहता है मुल्क में और मुसलसल जारी है, लेकिन इसकी वजह से जो अवामी मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट भी होते हैं और उनके ऊपर डिस्कशन भी कम होती है, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए। और हमारी यही कोशिश होती है कि ज़रूर अवाम के मसले भी सामने आए। अब इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है कि मुल्क में इस वक्त जान बचाने वाली अद्वियात की भी शदीद किल्लत हो चुकी है, और बताया ये जा रहा है कि जनाब दिल के अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर और ये वो बीमारियाँ हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अब फैल चुकी हैं, बड़ी कॉमन है। हर दूसरे तीसरे शख्स को ये बीमारियां होती हैं, और इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये बीमारियों की भी जो अद्वियात है वो मार्केट में उस तरह से दस्तयाब नहीं है, इसकी कमी होती जा रही है। वजह इसकी यही बताई जा रही है कि जो LCs नहीं खुल रही हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह डॉलर की कमी है, उसकी वजह से ये मसले मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या आगे खुदा न खास्ता सूरत हाल बनने जा रही है और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ सैयद फारूक बुखारी साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के। उनको वेलकम कहते हैं शो में और साथ ही उनसे गुफ्तगू करेंगे इस बारे में। सैयद साहब बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि बेसिकली रीज़न क्या है, क्यों ये अद्वियात कम हो रही है? क्या इसकी यही रीज़न है जैसे मैंने मेंशन किया कि जो LCs बंद हैं, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से आगे काम नहीं हो पा रहा इन अद्वियात के बनाने का? जी मैडम, दिस इज वन ऑफ द रीजन। अच्छा, इसमें इस तरह के पिछले 3 महीनों से हम खदशा जाहिर करते रहे हर लेवल पे रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी कि हमारी LC इंटरटेन कर जाए, तो इससे हमें रसाई मिली है इन रिगार्ड्स टू LC टर्म्स। 50% हमें इंटरटेन हो रही है वेरी स्लगिशली, बट इसका मेन मकसद ये है कि जो हाइपर इन्फ्लेशन इस कंट्री में है और जिस तरह हमारा करेंसी डीवैल्यू हुआ है, उसकी वजह से जो हमारी लागत है बनानी है दवाई वो बहुत ज्यादा हो चुकी है।
जिसके नताइज में फाइनेंशियल क्राइसिस में एक जो ये इंडस्ट्री है डूब चुकी है, जिसकी वजह से काफी जो हमारे साथी हैं वो दवाई बनाने से नाकासिर हो गए हैं। तो हमने अपनी एक अर्जी दी थी, कोर्ट में भी हम लोग हैं अगेंस्ट दिस प्राइस इंक्रीमेंट की। ऑफ कोर्स प्राइस इंक्रीमेंट कम्स विद हाइपर इन्फ्लेशन एंड रुपी डिवैल्यूएशन। तो इसका मेन मकसद जो है, एक तो एलसीज का था और दूसरा मेन मकसद है कि हमारे अभी प्राइसिंग जो कंट्रोल्ड है, वो जो एमआरपी हमारे बारे में नहीं। प्राइसिंग पे तो मैं अभी आती हूँ, लेकिन बुखारी साहब हुकूमत ने क्या आपको कोई एंगेज किया, तो उन्होंने क्या कोई दिलासा दिया कब तक ये मसला हल हो सकता है? जी 1 महीने पहले हमारी मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने यही उसमें जाहिर किया था कि हमारे लॉजिक्स जो है मेरिटेड हैं, हमारा रीजनिंग बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हमारी प्राइस कंट्रोल्ड होती है। हेंस फोर जो हमें एमआरपी मिलती 2018 में, उसमें कोई हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट नहीं हुई है। उन्होंने बिल्कुल हमें रसाई भी दी थी, बट अभी तक हमें इसमें कोई रसाई नहीं मिली है और कोई हमारी इंक्रीमेंट या हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है इस मामले में। बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि पिछले 1 साल में दवाइयों की कीमतों में कितने % इजाफा हुआ है? आपके तो इल्म में होगा। सर ये इस तरह है, इसमें थोड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में एक नासूर है जिसको जखीरा अंदोसी कहते हैं। जैसे ये खबर फैलती कि शॉर्टेज हो रही है, तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारी जो तिबी दवाएं हैं इनमें भी ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोसी शुरू हो जाती है, जिसमें नेचुरली एंड पेशेंट सफर करता है। बट व्हेन इट कम्स टू द मैन्युफैक्चरर, उसकी किसी कीमत में कोई कीमत बढ़ी नहीं है सिंस लास्ट ईयर। अच्छा 1 साल से आपकी किसी कीमत में इजाफा नहीं हुआ? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा बुखारी साहब एक ये फरमाइएगा कि जो पाकिस्तान में कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो यहाँ बनती हैं लेकिन वो महंगी मिलती हैं, लेकिन स्मगल होके दूसरे मुल्क से आ जाती हैं तो वो सस्ती मिल जाती हैं, उसकी क्या वजह होती है? सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जो दवाएं हैं वो स्मगल हो रही हैं, लेकिन वो सर सस्ती नहीं मिलती, वो दुगनी कीमत में मिलती हैं। वो सस्ती बिल्कुल नहीं मिलती, वो दुगनी कीमत में मिलती हैं, क्योंकि वो ग्रे चैनल से आती हैं या स्मगल होती हैं। ठीक, तो आने वाले दिनों में आपको क्या नजर आ रहा है बुखारी साहब? ये बहरान खुदा न खास्ता ज्यादा संगीन हो जाएगा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी तक सुनवाई नहीं हुई? बिल्कुल जी, ये बुहरान बिल्कुल शिद्दत पकड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जो हमारे जितना साथी हैं, जो एडवाइस साइज कंपनी है, उनके बारे में ही नहीं दिया है कि वो प्रोडक्शन करें। अभी तो हमने लेटर भी रिसाल किए हैं, मुझे एज एसोसिएशन चेयरमैन काफी कंपनी लेटर रिसाल किए हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल अस टू कंटेन एनी फर्दर फाइनेंशियल लॉसेस, जो हम पिछले 3 महीने से फाइनेंशियल लॉसेस में इंडस्ट्री चल रही है। तो इसके ऊपर अब आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि फौरी तौर पर क्या आपको इससे रिक्वायरमेंट हो, जिससे ये जो रिक्वायरमेंट पूरी हो आपकी, जिससे कोई बहरान टल सके? मैडम एक तो ये है कि जो हमारी एलसी रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी होती हैं उनको 100% एंटरटेन किया जाए, और सेकेंडली हमारी जो अर्जी है कि हमारी प्राइस कंट्रोल जो है पिछले साल से हमें कोई इंक्रीमेंट नहीं मिली है अंडर द प्रीटेंस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन एंड हमारे रुपी डिवैल्यूएशन, उसमें हमें इंक्रीमेंट दी जाए प्राइस की। तो फिर हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में फिर दवाइयाँ महंगी होने जा रही हैं? नहीं जी मैडम, सस्ती हो जाएंगी दवाइयाँ। अच्छा। वजह ये है कि दवाइयाँ अभी जो ब्लैक मार्केट में बिक रही हैं वो बहुत डबल कीमत से बिक रही हैं, जो हमारी एमआरपी कंट्रोल होती है। जब अगर दवाई दस्तयाब होना शुरू हो जाएगी तो जखीरा अंदोसी और ये सारी जो ब्लैक मार्केटिंग है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। जब आपके पास सप्लाई ज्यादा होती है किसी चीज की तो नेचुरली उसकी प्राइसें नीचे ही जाती हैं। बुखारी साहब अभी कुछ आप फरमा रहे थे, आपकी इन्फॉर्मेशन बहरहाल हमसे तो बेहतर होनी चाहिए। पैनाडोल की कीमत अभी पीछे बढ़ी है, बेसिक दवाई है, मिलती नहीं थी, फिर कीमत उसकी बढ़ी है। पैनाडोल एक्स्ट्रा की भी बढ़ी है, मुख्तलिफ दवाइयों की 300% तक कीमतें बढ़ गई हैं पाकिस्तान में। आप फरमा रहे हैं किसी दवाई की कीमत नहीं बढ़ी? सर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को, जो हमारे मैन्युफैक्चर डोमेस्टिक इश्यूज गए हैं। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जिस कंपनी का हम नाम ले रहे हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज अगर पाकिस्तान में बना रही हैं तो आप उनके जिम्मेदार नहीं है, आप उनके नुमाइंदे नहीं है? नहीं जी, वो फार्मा ब्यूरो है। चले आपके इल्म में तो आपके चले बुखारी साहब आपके इल्म में तो होगा ना कि उन कंपनीज की दवाइयों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? जी आप कह सकते हैं कि 1 रुपए 70 पैसे की जो दवाई है वो 2 रुपए 30 पैसे की हो गई है, पैनाडोल जिसकी आप बात कर रहे हैं। सर उसके अलावा शुगर की, ब्लड प्रेशर की, दिल के अमराज की जितनी दवाइयाँ वो इवन इंसुलिन लोगों को मिल रही, तो वो उनकी कीमतों में भी बेशुमार। इंसुलिन ज्यादातर इंपोर्ट होती है और उसका जो मेन रीजन है वो डॉलर की अप्रिसिएशन है, जिसकी वजह से शुगर की और ये इंसुलिन वगैरह जो महंगी हुई है वो लोकली मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं। सर
लेकिन बुखारी साहब जो हालात चल रहे हैं वो तो आपके दावों के बिल्कुल बरक्स हैं। दवाइयाँ एक तो मिल नहीं रही और ज़ाहिर है ब्लैक मार्केटिंग वगैरह भी हो रही है। चाहे ये तो टेक्निकल बात है आम आदमी के लिए कि कौन सी फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड हैं, कौन सी लोकल मैन्युफैक्चर्ड हैं, लेकिन फैक्ट और रियलिटी तो ये है कि फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने दवाइयों की प्राइसेस बढ़ाई हैं और फिर उन पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हुई है और हुकूमत उसको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम भी हुई है। और सर ये अगर मुझे इजाज़त दें, ये बिल्कुल गलत तासर है। हम अपनी कीमत खुद ब खुद नहीं बढ़ा सकते, इसकी हमारी क्रिमिनल कन्विक्शन होती है। आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं ना? जी मैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ जी। हमारे पास अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं अगर हम प्राइस जो हमें गवर्नमेंट देती है उससे ज्यादा हम प्राइस रख लें। इफ द गवर्नमेंट कैचेस अस सेलिंग अ प्राइस मोर देन एमआरपी, ऑफ कोर्स वी कैन बी क्रिमिनली कन्विक्टेड। तो कोई कंपनी ऐसा रिस्क नहीं लेगी कि 10 रुपए 2 रुपए दवाइयां बढ़ा के अपनी पूरी कंपनी या अपना पूरा बिजनेस दाव पे लगाए। लेकिन बुखारी साहब एक बात तो फिर है ना कि अगर मल्टीनेशनल को खुली छुट्टी है और आपके पे पाबंदियां हैं तो ये तो कोई इंसाफ तो नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जेनेरिक नेम पे दवाइयाँ मिले जिस तरह दुनिया के बहुत सारे ममालिक में होता है, और वो चाहे जो भी कंपनी बनाए उसकी दवाई जो पेशेंट है वो उसका जिसका दिल चाहे वहाँ से ले ले। बिल्कुल सर, लाएमल तो यही होना चाहिए, बट येट अगेन हमारी एक छोटी सी अर्जी रहती है, वेर ऑलवेज ऑन अ वेरी स्लो पोजीशन एंड लो पोजीशन व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन सर। बिल्कुल ठीक है। चलिए बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ रखा। लेकिन बहरहाल जो भी सिचुएशन है, वजूहात कुछ भी हो नाजरीन, प्रॉब्लम ये है कि उससे सफ़र जो है वो सबसे ज़्यादा पब्लिक करती है, आवाम करते हैं, आप लोग करते हैं और हम सब करते हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि तरजीहात हुकूमत वक्त की भी मुख्तलिफ हैं और इस वजह से हम लोगों को भी ज़ाहिर है कि मज़ीद अभी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मिलते हैं जी आपसे अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।